वेलकम बैक एवरीवन। हिस्ट्री इम्पोर्टेंट टेस्ट की जो सीरीज चल रही थी, तो 2 टेस्ट हो गए हैं उसमें। यह है टेस्ट नंबर 3। अब इसमें हम कवर करेंगे 41 से लेकर 60 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट है सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, यानी 41 नंबर का प्रश्न है। अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल द्वारा लागू की गई जब्त प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? चिकित्सा व्यवस्था से, दास व्यवस्था, भूमि राजस्व से या सैन्य विभाग से? देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल द्वारा लागू की गई जब्त प्रणाली भूमि राजस्व से संबंधित थी। तो सी है इसका आंसर। टोडरमल जो है वो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। ठीक है, वे अपने प्रशासनिक कौशल और राजस्व संग्रह की एक कुशल प्रणाली शुरू करने के लिए प्रसिद्ध हैं। टोडरमल। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके। देखिए, टोडरमल ने जब्त प्रणाली लागू की जो एक भूमि राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत राजस्व की गणना पिछले 10 वर्षों में भूमि के औसत उत्पादन और उसके निश्चित नकद मूल्य के आधार पर की जाती थी। नंबर 42 है। 1292 ईस्वी में भीलसा, वर्तमान का विदिशा के अभियान से कौन सा दिल्ली सल्तनत शासक जुड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, गाजी मलिक, उलुग खां? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसने 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा के गवर्नर के रूप में भीलसा, आधुनिक विदिशा पर एक अभियान का नेतृत्व किया जो जैन धर्म का केंद्र और एक समृद्ध क्षेत्र था। अभियान का उद्देश्य धन लूटना और दिल्ली सल्तनत के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करना था। भीलसा जो है अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता था और अलाउद्दीन के अभियान को संसाधनों के लिए इन मंदिरों की लूट से चिन्हित किया गया था। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। पर टेस्ट में 100 एंड 150 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह के 3000 से ऊपर प्रश्न मिलेंगे एग्जाम तक। 43वां प्रश्न है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष इनमें से किसके बीच हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कन्नौज के लिए 3 गुट लड़े थे। एक तो पाल था, दूसरा राष्ट्रकूट था। ठीक है, पाल था, राष्ट्रकूट था और तीसरा है गुर्जर प्रतिहार। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 3 प्रमुख राजवंशों पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के बीच सत्ता संघर्ष था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित कन्नौज जो है, ये कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर अपनी स्थिति और ऐतिहासिक महत्व के कारण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। नागभट्ट प्रथम और मिहिर भोज जैसे शासकों के अधीन गुर्जर प्रतिहारों ने पाल और राष्ट्रकूटों को बार बार चुनौती देकर संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल वंश के अंतर्गत भूमि श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो सही होगा? मतलब इनमें से कौन सा कूट सही होगा? ब्रह्मोदय, वेलन वगई और देवदान। कौन सी मंदिरों को दी गई भूमि है? कौन सी ब्राह्मणों को दी गई भूमि है? कौन सी गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को दी गई भूमि? देखिए, ब्रह्मोदय जो है वो ब्राह्मणों को दी गई भूमि। ठीक है, वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि और देवदान हो गई मंदिरों को दी गई भूमि। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 2। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, चोल वंश के अंतर्गत भूमि श्रेणियाँ ये पूछा जाता है। ठीक है, मुगल काल में ही पूछ लेते हैं, चोल वंश में ही पूछ लेते हैं। ब्रह्मोदय जो है वो ब्राह्मणों को दी गई भूमि है
और देवदान मंदिरों को दी गई भूमि है। वेलन वगई ग्रह गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि। और एक और है पल्लीचंडम, यह है जैन संस्थाओं और बौद्ध मठों को उपहार में दी गई भूमि। सभी याद रखिएगा। 45वां प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के बारे में कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। देखिए, यह मकबरा 1570 में बनाया गया था। विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसने कई प्रमुख शिल्प नवाचारों को प्रेरित किया, जिसकी परिणति ताजमहल के निर्माण में हुई। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। सी वाला स्टेटमेंट मतलब एक और दो वाला स्टेटमेंट बी में है, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, इस बार ये चीज़ बहुत चेंज हुई है, वैसे तो 2-3 साल से पहले से ही चेंज हो रही है यूपीपीसीएस में। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट सी में रहता था, ये डी में रहता था, तो इसको ए में डाल देते हैं, बी में डाल देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। थोड़ा ठहरना है यहाँ पर, कूट देखने हैं कौन सा किस में सही हो रहा है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री का नाम है टोडरमल। सी है इसका आंसर। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे, जिन्होंने भू राजस्व व्यवस्था और प्रशासन के लिए बंदोबस्त या जब्त प्रणाली की शुरुआत की थी। ऊपर था एक्सप्लेनेशन में, जिससे पूरे मुगल साम्राज्य में राजस्व संग्रह को मानकीकृत किया गया। 47वां प्रश्न है, दिल्ली पर निम्नलिखित राजवंशों ने किस क्रम में शासन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेते हैं कालानुक्रम या क्रोनोलॉजी। देखिए, सबसे पहले है गुलाम, गुलाम के बाद है खिलजी। ठीक है, उसके बाद है तुगलक, उसके बाद है सैयद, फिर है लोदी। तो 4-3-1-2 किस में है? बी में है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी और यह 16वीं शताब्दी तक चली। इसमें 5 प्रमुख राजवंश थे, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोदी वंश। और इसी क्रम में याद रखना है आपको। अब आ जाइए 48वां प्रश्न है, 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनबी या गजनी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनी। तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और छापा मारा। महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान का शासक था। लूटे गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण मालवा के राजा परमार, राजा भोज और अनिलवाड़ के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी से 1042 के बीच में करवाया था। ये भी याद रखिएगा। महमूद गजनी एक तुर्की विजेता था जिसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 49वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, कारण आर। अभिकथन ए क्या है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। इसका कारण क्या है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, ये ठीक है बात, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता थी ही नहीं। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं और कारण कथन व्याख्या वाला ही इसका आंसर होगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अभिकथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा, सत्य है। ठीक है, तुर्की आक्रमण उत्तरी भारत में नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे, विशेष रूप से महमूद गजनी और बाद में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व वाले आक्रमण। ठीक है, और जयचंद भी थे भारत में, जो दुश्मनों का साथ दे रहे थे।
देखिए, महमूद गजनी ने 11वीं शताब्दी में कई छापे मारे, जिसके परिणाम स्वरूप लूटपाट और कुछ क्षेत्रीय नियंत्रण हुआ। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव रखी। कारण आर की बात करें, क्या है? उत्तरी भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, यह भी सत्य है। तुर्की आक्रमणों के दौरान उत्तरी भारत राजनीतिक रूप से खंडित था। विभिन्न छोटे राज्य जैसे कि राजपूत, प्रतिहार और अन्य अक्सर आंतरिक संघर्षों में लगे रहते थे। केंद्रीकृत राजनीतिक शक्ति के अभाव ने तुर्की आक्रमणकारियों के लिए अपना शासन जीतना और स्थापित करना आसान बना दिया, या उनका शासन जीतना या स्थापित करना आसान बना दिया। खासकर पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी द्वारा तराइन के दूसरे युद्ध यानी 1192 में हार के बाद। ठीक है, क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण भारत में तुर्की आक्रमणों की सफलता को सही ढंग से स्पष्ट करता है। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? कौन था? बरकत अहमद नहीं था, इब्न अबी जर नहीं था, अगा अहमद अली नहीं था, वो था अल बरूनी। ये है इसका आंसर। देखिए, अल बरूनी एक फारसी विद्वान, इतिहासकार और बहुआयामी प्रतिभा का धनी था, जो भारत पर अपने आक्रमणों के दौरान महमूद गजनवी के साथ था। उसने प्रसिद्ध कृति किताब अल हिंद या किताब उल हिंद भी लिखा रहता है, यानी भारत की पुस्तक लिखी, जो भारतीय समाज, धर्म, संस्कृतियों को विज्ञान का व्यापक विवरण प्रदान करती है। 51वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गजनी वंश का संस्थापक था? गजनी वंश का संस्थापक कौन था? इसमें सुबुक्तगीन, सी है इसका आंसर। सुबुक्तगीन गजनवी वंश का संस्थापक था, जो एक इस्लामी वंश था जिसने ईरान, अफगानिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों पर शासन किया। वह मूल रूप से एक तुर्की दास था। ये सुबुक्तगीन जो है तुर्की दास था। सुबुक्तगीन का शासनकाल 977 ईस्वी में शुरू हुआ और 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु तक चला। रज्मनामा क्या है? रज्मनामा रामायण का फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद है, रामायण का अरबी अनुवाद है, या रामचरितमानस का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा है तो एक फारसी अनुवाद, किसका है लेकिन ये है महाभारत का फारसी अनुवाद। बी है इसका आंसर। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। फारसी में रज्म का अर्थ जंग और नामा का अर्थ किताब या इतिहास है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, ये प्रश्न अगर ऐसे पूछ ले तो रज्मनामा है, बी है इसका आंसर। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है, जबकि रामायण के फारसी अनुवाद को फारसी रामायण या बदायूनी की रामायण के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो एक एक्सप्लेनेशन वो हो गई, एक ये हो गई, दोनों इंपॉर्टेंट। 54वें नंबर का प्रश्न है, अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? एक प्रश्न ये हो गया। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी फैजी, या अब्दुल रहीम खान खाना? इसका आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी। फजली नहीं है, वो फजल है। देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी एक भारतीय इतिहासकार, भारतीय फारसी इतिहासकार था, और भारत में मुगल काल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक है। एक था, अभी तो नहीं है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण और महाभारत तथा कई संस्कृत कथाओं और हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद किया था। नंबर 55 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का एक विस्तृत इतिहास लिखा, जिसे अकबरनामा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है
अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 खंडों में है। उपरोक्त कार्य के तीसरे खंड को आईन अकबरी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा खंड है आईन अकबरी। ठीक है, ये आईन अकबरी अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। अबुल फजल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य रुकात था, जो अकबर और अन्य समकालीन राजकुमारों के पत्रों का संग्रह है। ये भी याद रखिए। फतवाए जहांदारी किसकी रचना है? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, जियाउद्दीन वर्नी या मोहम्मद बिन तुगलक। फतवा-ए जहांदारी और तारीख-ए-फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी की रचनाएं हैं। ये सी है इसका आंसर। देखिए, जियाउद्दीन वर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। उसने फतवा-ए जहांदारी और तारीख-ए-फिरोज शाही लिखी। 57वां प्रश्न है, मिताक्षरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विरासत के नियमों के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है। इसके अनुसार पुत्र जन्म से पैतृक संपत्ति में रुचि प्राप्त करता है। मिताक्षरा जीमूत वाहन द्वारा लिखी गई है। मिताक्षरा विरासत के नियमों के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है। करेक्ट है पहला। इसके अनुसार पुत्र जन्म से पैतृक संपत्ति में रुचि प्राप्त करता है। दूसरा भी सही है। मिताक्षरा जीमूत वाहन की नहीं, विज्ञानेश्वर की रचना है। इंपॉर्टेंट है बड़ा। यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा, ABCD बनाकर भी बहुत पूछते हैं, तो हटा दीजिए जहाँ जहाँ तीसरा है। चूंकि दूसरा भी सही है तो ए भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की रचना है, जीमूत वाहन की नहीं। तो तीसरा वाला कथन जो है वो असत्य हो गया। मिताक्षरा विरासत के नियमों के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है। ठीक है, इस नियम के तहत जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा किए गए संशोधनों तक मौजूद था, पुत्र जो है वो जन्म से पैतृक संपत्ति में रुचि प्राप्त करता है। तो पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया। 58वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करेंगे। एक ही फ्रेम में डालते हैं इसको। ठीक है, यह है क्रम और ये हैं रचनाकार और ये हैं रचनाएं। कौन सा रचनाकार किस रचना के साथ सही सुमेल करेगा? सभी को पता होगा, चाणक्य या कौटिल्य या अर्थशास्त्र। ठीक है, एक ही रचनाकार के 3 नाम है और इनकी रचना का नाम है, इसकी रचना का नाम है अर्थशास्त्र। मुल्कराज आनंद की रचना का नाम है द विलेज। उत्तर रामचरित है, उत्तर रामचरित, मालती माधव ये रचनाएं हैं भवभूति की। और मिन्हाजुद्दीन सिराज की हो गई तबकाते नासिरी। सारी की सारी इंपॉर्टेंट। पहले का हो गया दूसरा और दूसरे का हो गया चौथा और तीसरे का हो गया पहला। तो तीसरे का पहला अपने को चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 4 1 3। देखिए, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित एक प्रमुख पुस्तक है। तबकाते नासिरी की बात करें तो एक इतिहास ग्रंथ है जो फारसी भाषा में है। इसके रचयिता हैं या तो मिन्हाजुस सिराज लिखा जाएगा या मिन्हाजुद्दीन सिराज, दोनों सही हैं। इसमें इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है। इसके अतिरिक्त मुल्कराज आनंद की रचनाओं की बात करें तो द विलेज 1939 में, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स भी 1939 में, द स्वॉर्ड एंड द स्किल 1942 में, ये सभी इंग्लैंड में लिखे गए। कुली 1936 की है। द प्राइवेट ऑफ ए इंडियन प्रिंस 1953 की, भारत में लिखी गई। ठीक है, उनकी रचनाएं हैं ये। भवभूति की रचनाओं पर आ जाइए। महावीर चरित भवभूति की रचना है, राम के प्रारंभिक जीवन को दर्शाती है। मालती माधव भवभूति की रचना है, मालती और माधव के रोमांस पर आधारित नाटक है। उत्तर रामचरित क्या है? राम के बाद के जीवन की कहानी है, यानी राम के राज्याभिषेक, सीता के परित्याग और उनके पुनर्मिलन को दर्शाती है उत्तर रामचरित।
उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट भाभूति की रचनाएं हैं। तबकात नासिरी हो गई मिनहाजुस सिराज की। 59वां प्रश्न है, पंचतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्कृत पद और गद्य में परस्पर संबंधित पशु दंत कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है पंचतंत्र। पाठ के लेखक का श्रेय विष्णु शर्मा को दिया गया है। विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के या कोई और है? विष्णु शर्मा ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर है। देखिए पंचतंत्र जो है वो संस्कृत पद और गद्य में परस्पर संबंधित पशु दंत कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। पाठ के लेखक का श्रेय विष्णु शर्मा को दिया गया था। तो करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। 60वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, पंचम वेद किसे कहा जाता है? ब्रह्मसूत्र को, योग वशिष्ठ को, महाभारत को या भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र को? पंचम वेद है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र, ये है इसका आंसर। देखिए भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र की बात करें तो यह नाटक, नृत्य और संगीत की कला का स्रोत है। यह भरत मुनि द्वारा लिखित नृत्य पर उपलब्ध सबसे पहला ग्रंथ है। इसे पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है। यह वेद निम्न से विकसित हुआ है। ऋग्वेद के शब्द हैं, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से भाव और अथर्ववेद की भावनाएं हैं। ठीक है। एक किंवदंती यह भी है कि ब्रह्मा ने स्वयं नाट्य वेद लिखा है जिसमें 36,000 से अधिक छंद हैं। तो 60 तक हमने कवर कर लिया है हिस्ट्री का थर्ड पार्ट। ठीक है, 1 से 60 तक ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, और 100 तक लेके जाएंगे इनको। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।